गुड गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। बताइए मेरी आवाज़ आ रही है क्या? ऑडियो क्लियर है? ये स्क्रीन दिख रही है आपको? शिवी जी, आकांक्षा जी, आशीष जी, अलका जी, चांदनी जी, प्रभाकर जी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सॉरी, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब? कुछ बढ़िया? पढ़ाई सही चल रही है? बायोटेक आगे कहानी शुरू की जाए आज की। आज की बायोटेक की कहानी शुरू की जाए। सब लोग जुड़ जाएं। एनसीईआरटी पर ललिता जी आ गई हैं, मनोज जी आ गए हैं। आज की अपनी बायोटेक की कहानी शुरू की जाए। आपको पता है हम लोग बायोटेक पढ़ रहे हैं और बायोटेक्नोलॉजी को बिल्कुल संपूर्ण रूप से पढ़ रहे हैं कि कहीं से कोई भी दिक्कत आए नहीं, कुछ भी कसर रहे नहीं। तो संपूर्ण बायोटेक्नोलॉजी एनसीईआरटी के माध्यम से चल रही है हमारी। एनसीईआरटी को हमने सामने रखा है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करके हम चल रहे हैं और हर एक चीज़ को समझते हुए डिटेल में चल रहे हैं सर। ठीक बात है, आगे बढ़ आज की कहानी शुरू की जाए। एनसीईआरटी 2 बजे से चलती है, पर आज संडे है तो संडे को जब खाली मिलते हैं स्टूडियो तो उस दिन क्लास चल जाती है। संडे के दिन आज 4 बजे से चलती, नहीं तो आपको पता है ट्यूसडे से लेकर के सैटरडे तक हम लोग 2 बजे मिलते हैं और एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी की पढ़ रहे हैं, 11वीं की पढ़ रहे हैं और 12वीं की पढ़ रहे हैं। 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी में आज लेक्चर 4 है, इसके 3 लेक्चर प्लेलिस्ट में लग गए हैं। आरजू जी आ गई हैं, इसके 3 लेक्चर प्लेलिस्ट में लगे हैं। जो लोग नए होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, तो प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी के अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के और इकोलॉजी के भी एनसीईआरटी के लेक्चर प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। और हेल्पफुल है, यूज़फुल है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और एग्ज़ाम जब आप दे करके आएंगे तब जो बातें मैं कह रहा हूँ वो सिद्ध होती नज़र आएंगी। ठीक बात है, आज की कहानी शुरू की जाए। आइए आज की कहानी शुरू की जाए। तीसरे लेक्चर तक मैं एक हेडिंग लिखा था और हेडिंग लिखने के बाद चला गया था। अपनी क्लास उस दिन एंड हो गई थी। एक हेडिंग आपके साथ मैं दे करके गया था, प्रिंसिपल्स ऑफ बायो टेक्नोलॉजी। क्षमा जी आ गई हैं, गुड इवनिंग। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, 2 प्रिंसिपल्स हैं, दोनों प्रिंसिपल्स को लिखते हैं। पहला प्रिंसिपल है जेनेटिक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा प्रिंसिपल है ग्रोथ ऑफ जीएमओ। जीएमओ आपको पता है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ ऑफ जीएमओ एट लार्ज स्केल। ये 2 प्रिंसिपल्स हैं।
आरजू जी आपका नाम लिया था मैंने, आप भी हैं, साक्षी जी भी हैं। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। तो दो प्रिंसिपल्स हैं, एक प्रिंसिपल है सर का क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा प्रिंसिपल है ग्रोथ ऑफ जीएमओ एट लार्ज स्केल। जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे तो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ मिलेगा। तो इस प्रिंसिपल में हम क्या लिख सकते हैं कि टू प्रोड्यूस जीएमओ, टू प्रोड्यूस जीएमओ, जीएमओ का मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और दूसरा जो है इसी प्रिंसिपल में क्या लिखें, टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ, टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल और ये जेनेटिक मटेरियल बेसिकली न्यूक्लिक एसिड हैं, यानी हम कह सकते हैं डीएनए एंड आरएनए। दूसरी चीज जो ग्रोथ ऑफ जीएमओ एट लार्ज स्केल है, इसमें लिखेंगे कि एक स्टेराइल माइक्रोबियल कंटैमिनेशन फ्री, यानी स्टेराइल इन्वायरमेंट में लार्ज स्केल प्रोडक्शन करें। G1ZX, महबूब जी आ गए हैं, मीना जी आ गई हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पर छोड़ करके गया था आपको, और प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की हेडिंग डाली थी। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की हेडिंग डाली थी, उसमें दो प्रिंसिपल्स हैं। एक तो सर आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे थे, और दूसरा क्या है कि इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद जो जीएमओ बना, यानी जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना है सर, इसका प्रोडक्शन करवाएंगे लार्ज लेवल पर। तो ये दो प्रिंसिपल्स हैं, ये दो प्रिंसिपल्स हैं। पहले प्रिंसिपल क्या है कि जीएमओ को, जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म लास्ट लेक्चर तक आया था, इस जीएमओ को प्रोड्यूस कराना है। और जब इसको प्रोड्यूस करा रहे थे तो वहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लग रही थी, तो उसमें आप देख पा रहे थे कि जो केमिस्ट्री है जेनेटिक मटेरियल की, और बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है कौन, न्यूक्लिक एसिड, तो जो केमिस्ट्री है न्यूक्लिक एसिड की, डीएनए और आरएनए की, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऑल्टर हो जाएगी। दूसरी चीज प्रिंसिपल क्या है कि इसी को हम आगे लेकर के जाते हैं, इसकी कॉपीज बनाते हैं, आपको पता है ह्यूमन सर्विसेज के लिए। तो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट में, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट में, स्टेराइल इन्वायरमेंट जिसको कहते हैं, उसमें इसका लार्ज स्केल का प्रोडक्शन करवाते हैं ताकि ह्यूमन सर्विसेज के लिए आगे भेज सकें। तो ये दो प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के। महबूब जी कह रहे हैं सर आपका संडे भी आपका नहीं है। हमारा ये तो है संडे महबूब जी, आपके साथ में बिता रहे हैं, बताइए आप कह रहे हैं कि हमारा संडे नहीं है। इससे ज़्यादा हमें संडे पे क्या चाहिए कि हम संडे के दिन भी आप लोगों के साथ में हैं। लिखते रहिए सभी लोग, जैसे उसमें नहीं कहते जागते रहो, वैसे मैं कहता रहता हूँ बीच में लिखते रहो।
लिख लिए भैया, डन। डन सर, डन। डन। ललिता जी कह रही हैं आप सभी लोग इंटेलिजेंट हैं, और आप सभी लोगों में ललिता जी आप भी हैं। तो जो लोग जुड़े हैं सभी लोग इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि एनसीईआरटी सरल नहीं है, कठिन है, लेकिन हम उसको उड़ा रहे हैं, तो सब लोग इंटेलिजेंट ही हैं भैया। लिख लिए हैं, डन। आगे बढ़ा जाए। इसमें दो चीज़ें और लिखेंगे, दो चीज़ें इसमें और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहली चीज़ लिखेंगे, जो पहला प्रिंसिपल है उससे रिलेटेड एक चीज़ क्या आती है कि जो मॉडिफाइड डीएनए होता है, मॉडिफाइड डीएनए होता है, इस मॉडिफाइड डीएनए का इंट्रोडक्शन अपन करते हैं होस्ट के अंदर। इंट्रोडक्शन इनटू होस्ट, जिसको आप लोग को बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और इसके बाद एक चीज और लिख लें कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद होस्ट की फिनोटाइप एंड दस द फिनोटाइप of host changes। usage of biotechnology, usage of biotechnology for further production of products, further production of products that are useful for humans। एक बार बता दीजिए क्या बताना है। ये चीज आपको नहीं दिख रही होगी यूजफुल के आगे, अभी मैं देखा यूजफुल के आगे यहां लिख लीजिए यूजफुल फॉर ह्यूमंस, यही लिखा है यहां पे। अभी तक की जितनी गाड़ी की ले ले ले, तो ये जो अपन प्रिंसिपल्स बता रहे थे, प्रिंसिपल्स से ही रिलेटेड दो चीजें और लिखेंगे। एक चीज ये लिखेंगे कि जो मॉडिफाइड डीएनए है इसका इंट्रोडक्शन होस्ट सेल में करते हैं, जैसा कि आपको बताया था, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सेल अपनी कैसी हो जाती है? ट्रांसफॉर्म्ड सेल हो जाती है। अनुराधा जी आ गई हैं, गुड इवनिंग। ठीक है, ये क्या हो जाता है? सेल ट्रांसफॉर्म्ड सेल हो जाता है। जैसे ही सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है तो आपको पता है एक फिनोटाइप होता है, एक जीनोटाइप होता है। आपको पता है फिनोटाइप क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है। जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो मैं कह रहा हूं कि फिनोटाइप चेंज हो जाएगा
और यही अपने को करवाना भी था, यही तो मकसद था। तो फिनोटाइप क्या हो गया सर, चेंज हो जाएगा। फिनोटाइप पर ध्यान दें, किसका, होस्ट सेल का। दूसरी चीज क्या है कि इसी बायोटेक्नोलॉजी के यूसेज को हम लार्ज स्केल पर फर्दर प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, और ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाएंगे जो ह्यूमन सर्विसेज के लिए यूजफुल हैं, जो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल हैं। यही बायोटेक्नोलॉजी की कहानी प्रिंसिपल्स की चलती है। अब सर आप पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें, जैसे आप वैक्सीन्स बना लीजिए सर, वैक्सीन बना लीजिए, साथ में सर एंजाइम बना लीजिए, इसके साथ में सर आप वैक्सीन बना लिए, एंजाइम्स बना लिए। एक चीज़ सर और ध्यान रखिए कि आप जो है डीएनए में डिजायर्ड जीन में चेंज कर सकते हैं, तो आप डिजायर्ड जीन अपने मन का बना सकते हैं। ठीक बात है। पल्लवी जी आ गई हैं, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून 4 बजे के बाद गुड इवनिंग हो जाता है सर। ठीक बात है, ये लिख लिया गया है, ये डन हो गया है। ये डन है, तो बताइए आगे बढ़ें। ठीक बात है। इसके बाद लिखें टूल्स ऑफ बायो टेक्नोलॉजी, या इसको लिख सकते हैं कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें क्या क्या टूल्स आएंगे? सबसे पहला आता है सर एंजाइम्स। एंजाइम्स में आपको पता है लाइटिक एंजाइम आएंगे, सर लाइटिक एंजाइम का क्या काम होता है, सेल डिग्रेडेशन का। इसके बाद एक एंजाइम आता है लाइटिक के बाद क्लीविंग, या इसी को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं। इसका क्या काम आएगा सर, ये न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करेंगे। इसके बाद एक एंजाइम आता है ज्वाइनिंग एंजाइम। ज्वाइनिंग एंजाइम, इसमें आपको एक फेमस बहुत पता है लाइगेजेस, लाइगेजेस हैं सर उसमें। और एक और एंजाइम आता है सिंथेसाइजिंग एंजाइम। सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स, और इसमें एक आपको पता है पॉलीमरेज। ये पहला टूल हो गया सर। दूसरा टूल एक आता है
पहला टूल हो गया। दूसरा टूल आता है वेक्टर व्हीकल डीएनए। दूसरा क्या टूल चाहिए अपने को? वेक्टर व्हीकल डीएनए, जिसको अपन पैसेंजर डीएनए भी कहते हैं। जिसको अपन पैसेंजर डीएनए भी कहते हैं। तीसरा क्या है सर? डिजायर्ड जीन। तीसरा डिजायर्ड जीन है। और एक आपको पता है जीन ट्रांसफर आएगा, चौथा जीन ट्रांसफर। और पांचवा टूल आएगा सबसे महत्वपूर्ण, होस्ट का सेल। जीन ट्रांसफर में भी दो चीजें होती हैं। एक आपका वेक्टर लेस होता है, वेक्टरलेस जीटी यानी वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, और एक होता है वेक्टर मीडिएटेड जीटी। इसको बोलते हैं डायरेक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, और एक अपना होता है सर इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर। ये लिखिए टूल्स। टूल्स के बारे में सभी लोग लिख लें। मुझे लग रहा है दिख रहा है बराबर से, दिखने में कोई, हाँ ये चीज़ एक आपको नहीं दिखेगी, ये अगर नहीं दिख रही होगी इनडायरेक्ट वाली, ये चीज़ अगर नहीं दिख रही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट का मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि इस जीन ट्रांसफ़र में जो इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र होगा, ये वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर है। लिखिए डन सर। राम सिंह जी ने बोला है, एक प्रोसेस पूछी है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग जेनेटिक मटेरियल इनटू एन ऑर्गेनिज्म टू अल्टर इट्स कैरेक्टरिस्टिक। इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, और जो सेल हो जाती है वो ट्रांसफॉर्म्ड सेल हो जाती है। राम जी इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक बात है सर। बायोटेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। एक चीज़ आपको ये नहीं, अभी तक क्या सीख करके आ गए कि रिकॉम्बिनेंट, अभी तक तो बेसिक समझा रहे थे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। महबूब जी बहुत बेहतरीन कमेंट्स करते रहते हैं, देखिए, और बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगता है आप आते हैं और आप लोग का फ़ायदा हो रहा है, आप लोग का बेनिफिट हो रहा है, इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। ठीक है,
तो अभी तक क्या बेसिक पढ़ते आ रहे थे, आपको सिखा रहा था क्या कैसे है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल क्या होती है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल क्या होती है, कैसे जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, प्लाज्मिड क्या है, इंसर्शन कैसे होगा, वेक्टर क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बताया। इसके बाद प्रिंसिपल्स पढ़े कि भैया हमने एक प्रिंसिपल सेट किया होता है ना किसी चीज़ का, कि हमारा प्रिंसिपल क्या क्या है, उपदेश क्या क्या है, दो चीज़ प्रिंसिपल इन लोगों को बता दिया गया कि ऐसे ऐसे ये हम लेकर के चलेंगे सर। लेकिन ये जो प्रिंसिपल आपका है ये बिना औजार के नहीं चलेगा, इसके लिए आपको टूल्स चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे? टूल्स चाहिए होंगे। टूल्स के बिना काम नहीं होगा। तो बायोटेक्नोलॉजी में ये जो पूरी कहानी है, किसकी कहानी है ये पूरी, कि भैया डीएनए एक अपने मन का बना लेना है, डिजायर्ड जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट का, उसी डीएनए को होस्ट के अंदर डाल करके उसकी केमिस्ट्री को ऑल्टर कर देना है न्यूक्लिक एसिड के, और अपने मन का जीन जो है हमको पा लेना है, उस जीन को हमको आगे अपने बेनिफिशियल के लिए यानी ह्यूमन रेस के लिए जो प्रोडक्ट्स बेनिफिशियल है उसको बनाना है। लेकिन ये बनेगा कैसे? इसके लिए औजार लगेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी में भी इस पूरी प्रोसेस में ये 5 औजार हैं, 5 टूल्स हैं मेजरली जिनका इस्तेमाल लिया जाता है। सर पहला कौन सा है? एंजाइम्स। आपको पता है बिना एंजाइम के होगा नहीं। एक सेल है, होस्ट की सेल है। अब इस होस्ट की सेल में सेल मेम्ब्रेन होगी, अगर जो है एनिमल की सेल है, अगर प्लांट की सेल है तो सेल वॉल होगी, बैक्टीरिया की सेल है सेल वॉल होगी, फंगस की सेल है सेल वॉल होगी। तो इसमें क्या होगी सर? सेल वॉल होगी। और इस सेल वॉल को बिना तोड़े कहानी आगे जाएगी नहीं। आपका पैसेंजर डीएनए जा ही नहीं पाएगा, आप करेंगे क्या? ये एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण है। एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कई प्रकार के एंजाइम्स हैं। पहला एंजाइम कौन सा है सर? पहला एंजाइम कौन सा है? पहला एंजाइम है लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम का काम क्या आता है? इस सीक्वेंस में मैंने लिखा है। पहले क्या करेंगे सर? लाइटिक एंजाइम लेंगे जो सेल की लाइसिस करवाएगा। क्या करवाएगा? लाइसिस करवाएगा, सेल लाइसिस। सेल लाइसिस का मतलब ये जो इसकी बाहर वाली वॉल है या जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, इसको क्या करेगा? तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा। ये सेल लाइसिस करवाएंगे, इसी से कहानी शुरू होगी। दूसरी चीज आपको बताया क्लीविंग एंजाइम्स। अब जैसे ये डीएनए हमारा है तो ये डीएनए हमारा ऐसे ही नहीं रहेगा, बड़ा सा रहेगा, इसको काटना उठना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर सीजर्स का इस्तेमाल लेते हैं जिसको क्लीविंग एंजाइम्स कहते हैं या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। ये क्या करता है सर? न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करता है। इसको ब्रेक करेगा। अब ये ब्रेक करेगा सर तो ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड ही तो है ये, और क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। क्यों न्यूक्लिक एसिड कह रहा हूं? आपको 2 ठो बताया था, एक आरएनए बताया था और एक डीएनए बताया था। तो रेस्ट्रिक्शन का काम क्या है? न्यूक्लिक एसिड को तोड़ना सर। इसके बाद में एक आता है ज्वाइनिंग, कि तोड़ करके अपने मन का हिसाब का ले लिए सर, अब ब्रेक कर लिए सर। ब्रेक करने के बाद जो है क्या करेंगे? जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? प्लाज्मिड में जोड़ेंगे। प्लाज्मिड में क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि प्लाज्मिड के पास ओरी होगी। ये जो हम कांटा वाला निकाले हैं इसमें ओरी है कि नहीं हमें क्या पता, हम व्यवस्था करके भेजेंगे ना। अगर मान लीजिए इसमें ओरी रहेगी तब तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं रहेगी तो जीन में हर जगह पर ओरी साइट्स थोड़े होती हैं, ओरी साइट्स लिमिटेड होती हैं, उनका एक स्पेसिफिक पोजीशन होता है, हर जगह पर ओरी साइट्स होती नहीं है। तो इसको प्लाज्मिड के साथ में ले जाकर के जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो एक एंजाइम और लगेगा जिसको ज्वाइनिंग एंजाइम कहते हैं। ज्वाइनिंग एंजाइम में एक क्लासिकल एग्जांपल है लाइगेजेस का। इसके बाद में सर अब इतना ही करके भी तो नहीं हो जाएगा, आप प्लाज्मिड बना दिए, प्लाज्मिड आपने बना दिया, प्लाज्मिड के साथ में आपने अपना सर डीएनए भी जोड़ दिया। यहां पर हम अपना डीएनए भी जोड़ दिए हैं। ये क्या हो गया है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया है, या ये क्या हो गया है? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया है। लेकिन सर इतने में ही बात थोड़े होगी, इसकी और कॉपीज बनानी पड़ेगी। कॉपीज कौन बनाता है? पॉलीमरेजेस बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड की कॉपी कौन बनाएगा? ये भी प्लाज्मिड भी तो क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर डीएनए, प्लाज्मिड भी तो वही है। तो इसको आगे सिंथेसिस कराने के लिए किसका इस्तेमाल लेंगे? पॉलीमरेजेस का इस्तेमाल लेंगे। तो एक एंजाइम आएगा सिंथेसाइजिंग एंजाइम जिसको कहेंगे, जिसका नाम है पॉलीमरेजेस। आपको पता है इसमें हम लोग डीएनए के रेप्लिकेशन में, आरएनए में और ये बाकी चीज़ों में पढ़ करके आ चुके हैं। इन चारों चीज़ों के बारे में अपने को जानकारी बराबर है। इसके बाद में जब एंजाइम की कहानी हो जाएगी तो एंजाइम की कहानी जैसे हो जाएगी, अपने को चाहिए होगा वेक्टर। क्योंकि आपको पता है
ये जो हमारे हैं प्लाज्मिड भैया, यही वेक्टर हैं, इन्हीं में डीएनए को बैठाए हैं, यही सेल के अंदर जाएंगे। तो एक अपने को चाहिए होता है वेक्टर। वेक्टर क्या करता है? जीन ट्रांसफर में मदद करता है। और क्या करेगा? इसका भी तो यही काम है कि जीन ट्रांसफर करवाना है सर, जीन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है सर। सारथी है हमारा वेक्टर। इसके साथ में इसी वेक्टर को क्या व्हीकल डीएनए भी कह सकते हैं? क्या ये वही गाड़ी है जिस पर बैठा है डीएनए? क्या ये वही गाड़ी है जिस पर डीएनए बैठा है? तो इसको हम लोग व्हीकल डीएनए भी कह सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। और इसके साथ में इसको पैसेंजर डीएनए भी कहते हैं। आपको पैसेंजर पिजन बताया था, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा, कबूतर जा जा जा, वो कौन थी? पैसेंजर पिजन थी। हम लोग के ओवर एक्सप्लॉइटेशन के, प्यार का खत भेजने के चक्कर में वो ओवर एक्सप्लॉइट हुई, जिसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो गई। ऐसे ही ये भैया पैसेंजर डीएनए है। डीएनए जा जा जा, डीएनए जा जा जा, तो डीएनए को इस पर बैठाएंगे प्लाज्मिड पर, डीएनए अपना जा 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 चला जाएगा। तो ये चीज दूसरा टूल हो गया सर। इसके बाद तीसरा क्या है? डिजायर्ड जीन। जैसे जीन ऑफ इंसुलिन की जीन थी, तो हमारी डिजायर्ड जीन थी। क्यों? डायबिटीज हो गई, पेशेंट इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा है सर। अब क्या करेंगे? उसको इंसुलिन देना पड़ेगा। कहीं और से अगर हम इसको देंगे तो मजा आएगा नहीं, वो लहेगा नहीं लहेगा पता नहीं। ह्यूमन प्रोड्यूस अपने से कर नहीं पा रहा है, देंगे नहीं तो शुगर कंट्रोल में होगा नहीं, वो मर जाएगा सर, वो उसकी डेथ हो जाएगी सर, तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम ई कोलाई के सेल में आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाते हैं, जो बिल्कुल वैसा ही इंसुलिन होता है, वापस से उसको जो है ले आकर के इंजेक्ट कर देते हैं ह्यूमन के अंदर। तो तीसरी चीज क्या रहती है? डिजायर्ड जीन की। भैया आपको जीन चाहिए कौन सा? उसके बाद होता है जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर जो है, यहां तक कहानी आ जाती तो जीन का ट्रांसफर किया जाता है। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन की ही प्रोसेस में आ जाएगा। जीन का ट्रांसफर और कुछ भी नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसके बाद सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी। इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो जो है कि वेक्टर को बुला लिया जाए, वेक्टर की गाड़ी पर बैठा दिया जाए सर। वेक्टर को बुला लिया जाए सर, और वेक्टर की गाड़ी पर डीएनए को बैठा दिया जाए सर। डीएनए हमारा बहुत प्रेम से चला जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये वेक्टर इसमें आ रहा है। तो एक वेक्टर मीडिएटेड मेथड होता है, जिसको इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड कहते हैं। जीन ट्रांसफर में एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? कि जिसमें वेक्टर भैया रहेंगे, आपकी खुद की गाड़ी नहीं है, आप वेक्टर की गाड़ी पर बैठ करके जाएंगे। आप क्या कहलाएंगे? व्हीकल पर बैठ करके आपका डीएनए व्हीकल डीएनए हो जाएगा सर। एक होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या? ऐसे लिए अपने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को और बिना किसी वेक्टर मीडिएशन के सेल के अंदर डाल दिए। इसमें क्या होता है? वेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है। और पांचवा टूल जो अपने को चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण टूल, वो क्या? होस्ट की सेल। सर होस्ट की सेल नहीं मिलेगी तो मजा नहीं आएगा। तो ये पांचवा टूल है। और ये 5 टूल हैं किसके? बायोटेक्नोलॉजी के। 5 टूल हैं किसके? बायोटेक्नोलॉजी के। क्या टूल्स आपको क्लियर हैं? सारे टूल्स, सभी टूल्स आपको क्लियर हैं? बताइए कमेंट सेक्शन में। जीन गन कह रहे हैं, देखिए महबूब जी, बिल्कुल सही बात है। आगे चर्चा हम भी करेंगे उस पे, आगे आएगा ये सब। क्लियर है? टूल्स के साथ में आप क्लियर हैं? बिल्कुल सर। क्या टूल्स के साथ में हम लोग क्लियर हैं? यस सर, क्लियर हैं सर, क्लियर हैं। डन। मतलब इस पूरे टूल्स को एक बार ड्राइंग बना दूं, आपको अच्छा लगेगा? एक ड्राइंग बनाता हूं, मन बहलाया जाए सर थोड़ा सा। ये हमारी सेल है, सेल है। किसकी सेल है? ह्यूमन की सेल हो सकती है, यूकैरियोट की सेल हो सकती है, प्रोकैरियोट की सेल हो सकती है। जिसका डीएनए उठा करके रिकॉम्बिनेंट करना है, उसकी सेल है। क्या अगर यूकैरियोट्स की सेल है तो डीएनए सुपर कॉइल्ड स्टेज में प्रेजेंट होगा? डीएनए सुपर कॉइल्ड स्टेज में प्रेजेंट होगा। इस सुपर कॉइल्ड स्टेज में डीएनए प्रेजेंट होगा सर। सुपर कॉइल्ड स्टेट में डीएनए भैया प्रेजेंट होंगे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पहले इनको निकाला जाए सर। तो यहां पर क्या की जाएगी सर? सेल की लाइसिंग की जाएगी। यहां पर होगी लाइसिंग।
लाइसिंग कर लेंगे तो इस सुपर कूल्ड वाले भैया बहुत प्यार से अंदर से निकल करके बाहर आ जाएंगे। ये इस तरीके से करके थोड़े से सुलझ जाएंगे सर। इसके बाद थोड़े से सुलझ जाएंगे तो इनको और आगे लेकर के जाएंगे, आरई से काटेंगे सर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटेंगे तो इस तरीके से आ जाएंगे। अब किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ करके उसको पीसीआर करवा देंगे। पीसीआर माने इसकी कॉपी बढ़ा देंगे। जैसे ही इसकी कॉपी बढ़ जाएगी सर, इसके बाद कॉपी बढ़ाने के बाद इन वाले प्यारे वाले भैया को एक पैसेंजर डीएनए अपना लगेगा जो व्हीकल पर बैठेगा, इसी पर इस डीएनए भैया को लपेट देंगे और ये हो जाएगी कहानी लाइगेजेस की। यहाँ पर कहानी लाइगेजेस की हो जाएगी। लाइगेजेस की कहानी हो गई तो ये अपना प्लाज्मिड मिल गया और यही प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला है भैया, इसी को रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी कहते हैं। यही ड्राइंग बनानी थी। यहीं तक बात चली है, टूल से भी यहीं तक बात चली है। ठीक बात है। इसके बाद इसको जो है होस्ट के सेल के अंदर लेकर के चले जाएंगे। होस्ट के सेल के अंदर चला जाएगा यानी सर ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, साथ में रिकॉम्बिनेंट भी है, तो हम कह सकते हैं सर कि ये आरटी है प्यारे बच्चों। बिल्कुल सही बात है, ये आरटी है यानी रिकॉम्बिनेंट भी है, ट्रांसफॉर्म्ड भी है। लेकिन आरटी नहीं लिखते हैं भैया, भैया आरटी नहीं लिखते हैं, टीआर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टीआर लिखते हैं। इसके बाद इसी को आगे फर्दर ह्यूमन सर्विसेज में लेके चले जाते हैं। अरे बोलिए, क्लियर है क्या? क्लियर बात है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है सर। आज क्लास कब तक होगी? अभी तो 40 मिनट भी नहीं हुआ। चलेगी, एक आध घंटे तक चलेगी आरजू जी। जब तक पढ़ेंगे सब लोग तब तक पढ़ा जाएगा। जब सब लोग चले जाएंगे तो मैं किसको ही पढ़ाऊंगा। जब तक लोग हैं तब तक पढ़ेंगे। ठीक बात है। उषा जी आई हैं, गुड इवनिंग। ठीक बात है, यहाँ तक बात ठीक है। इसको बना लीजिए। ये टूल्स का सार है भैया, टूल्स की समरी है। हो गया है? सब लोगों ने लिख लिया है क्या? आगे बढ़ा जाए। तो यहां अपनी 5 चीजें हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। इन्हीं के आगे जो है, इन्हीं को आगे लेकर के और चला जाए। ये अपनी समरी वाला डायग्राम है, यहां से इसको आगे लेकर के चला जाए। पहली हेडिंग कौन सी डालेंगे? एंजाइम्स की।
और एंजाइम्स में पहला कौन सा है? लाइटिक एंजाइम्स। लाइटिक एंजाइम्स के बारे में पढ़ा जाए। लाइटिक एंजाइम्स में एक चीज लिखें कि बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स used for the degradation of cell, further used for isolation of DNA। इसमें एग्जाम्पल्स लिखें। सबसे पहला कौन सा लिखेंगे? लाइसोजाइम। दूसरा लिखेंगे सेल्यूलेज। तीसरा लिखेंगे पेक्टिनेस। चौथा लिखेंगे काइटिनेज। पांचवां लिखेंगे लाइपेज। लाइपेज और छठवां लिखेंगे प्रोटीएज। ये एग्जाम्पल्स हैं लाइटिक एंजाइम्स के। लाइसोजाइम क्या करता है? ये डाइजेस्ट करेगा बैक्टीरियल सेल को, डाइजेस्ट करेगा बैक्टीरियल सेल वॉल को, बैक्टीरियल सेल वॉल को। सेल्यूलेज क्या करेगा? प्लांट सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा। पेक्टिनेस का भी काम यही है, प्लांट सेल वॉल ही डाइजेस्ट होगी। काइटिनेज आपको पता है फंगस के लिए लेंगे। लाइपेज एनिमल सेल मेम्ब्रेन, यहां सेल वॉल नहीं होती है तो एनिमल सेल मेम्ब्रेन, और ये भी एनिमल सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करना है? काइटिनेज में डाइजेस्ट फंगल सेल वॉल, लाइपेज में डाइजेस्ट एनिमल सेल वॉल, प्रोटीएज में भी डाइजेस्ट एनिमल सेल वॉल। और इसमें एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो यहां तक सेल वॉल कहानी थी। लाइपेज और प्रोटीएज क्या करेगा? इस सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड करेगा, डाइजेस्ट करेगा। इसके साथ में लाइसोजाइम, सेल्यूलेज, पेक्टिनेस, काइटिनेस। सेल्यूलेज पेक्टिनेस क्या है? ये प्लांट सेल वॉल को करेंगे। लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा और काइटिनेस फंगल सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा। सबके पीछे एक चीज कॉमन दिख रही है, एज। ये एज का मतलब ही होता है डाइजेस्टिंग एंजाइम। डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, ठीक बात है। सबसे पहला एंजाइम लाइटिक एंजाइम।
एंजाइम्स में जो पहला टूल्स था, अपना पहला टूल कौन सा था? एंजाइम था। और एंजाइम में सबसे पहले लाइटिक एंजाइम था। उसी के बारे में चर्चा अपनी थोड़ी सी विस्तार में की गई है कि लाइटिक एंजाइम कौन से एंजाइम होते हैं सर? ये वो एंजाइम होते हैं, पहले इसके बारे में बताया गया आपको कि बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स दैट आर यूज्ड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सेल। तो ये सेल डिग्रेडेशन में, यानी कि हम डीएनए के आइसोलेट, पहले सेल को डिग्रेड करेंगे, हमारी जो सेल होगी इस सेल को तोड़ेंगे, तभी अंदर जाएंगे डीएनए के पास, तभी डीएनए को आइसोलेट करेंगे। तो फर्दर इसमें कौन सा काम आता है सर? आइसोलेशन ऑफ डीएनए का आता है। किसी से आइसोलेशन ऑफ डीएनए भी होगा लाइटिक एंजाइम से ही। इसमें 5 एग्जांपल्स हैं अपने काम के। एक लाइसोजाइम है, एक सेल्यूलोज है, सेल्यूलेज है, एक पेक्टिनेज है, एक काइटिनेज है, एक लाइपेज है और एक प्रोटीएज है। लाइसोजाइम जो है ये बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा। सेल्यूलेज जो है ये प्लांट सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा। पेक्टिनेज भी प्लांट सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा। काइटिनेज फंगल सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज एनिमल सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेगा। और प्रोटीएज भी क्या करेगा? ये ए है, प्रोटीएज भी क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा एनिमल सेल मेम्ब्रेन को। तो ये लाइटिक एंजाइम की अपनी चर्चा हो गई। आगे दूसरी चीज जो लिखेंगे, दूसरा पॉइंट जो लिखेंगे, दूसरा एंजाइम की जो कैटेगरी थी बी, ये वाला अपना ए था, बी वाला लिखेंगे। बी में कौन सा लिखेंगे? क्लीविंग या इसी को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कहते हैं। क्लीविंग या इसी को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कहते हैं। इसका क्या काम है सर? दीज आर यूज्ड फॉर enzymes used for breaking of न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन सा है भैया? एक डीएनए है और एक कौन सा है? आरएनए है। ये जो होते हैं इनको न्यूक्लिएजेस भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लिएजेस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस के 2 टाइप होते हैं, 2 टाइप्स के हैं ये। कौन कौन से 2 टाइप हैं सर? एक आपका सर है रेस्ट्रिक्शन या अभी सिर्फ न्यूक्लिएजेस का लिखें। एक आपका एक्सो न्यूक्लिएजेस है और एक आपका एंडो न्यूक्लिएजेस है। एक्सोन्यूक्लियस है और एक हमारा एंडोन्यूक्लियस है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा? ये रिमूव करेगा, रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम एंड्स ऑफ डीएनए। और ये क्या करेगा? एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशंस, कट एट स्पेसिफिक पोजीशंस विदिन डीएनए। एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होगा सर? ये मान लीजिए हमारा डीएनए है,
ये मान लीजिए हमारा डीएनए है, इसको एंड से यहाँ से कट कर रहे हैं, तो हमारा डीएनए कैसा मिलेगा? इस तरीके से ये एक ही रहता है, मैं थोड़ा दिखेगा इसलिए इसको बना दिया हूं। ये पूरा डीएनए था, इसको एंड से क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। इस केसेस में, एंडोन्यूक्लियेजेस के केसेस में, इस केस में क्या करते हैं सर? ये जो हमारा डीएनए है, इसको किसी स्पेसिफिक साइट से, यहां से काट दिए कहीं से भी, तो किसी स्पेसिफिक साइट से कट कर दिए। किसी स्पेसिफिक साइट से कट करने के बाद जो है, ये देखिए हमारा इस तरीके से डीएनए मिलेगा। तो ये दो टाइप के होते हैं सर। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, सही बात है। यहां एंड्स पर कट किया है और यहां कट कहां हुआ है? स्पेसिफिक साइट्स पर। ये क्लीविंग या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसकी डेफिनेशन पहले लिखी गई थी, ये इसकी डेफिनेशन है कि क्या काम करता है ये, उसके बाद इसको और क्या कहते हैं, उसके बाद इसके दो टाइप हैं। क्लीविंग या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने के लिए, डीएनए आरएनए को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। इसको न्यूक्लिएजेस भी कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लिएजेस होता है, एक एंडोन्यूक्लिएजेस होता है। एक्सोन्यूक्लिएजेस क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड्स को एंड्स ऑफ डीएनए से कट करता है, यानी कि डीएनए को उसके एंड से कट करेगा, यहाँ आखिर में एंड से कट करेगा। और ये जो एंडोन्यूक्लियेजेस, ये तो एक्सो में हो गया। एंडोन्यूक्लियेजेस क्या हैं? ये स्पेसिफिक पोजीशंस पर विदिन, यहाँ विदिन लिखिएगा, विद नहीं विदिन, विदिन डीएनए के अंदर ये स्पेसिफिक पोजीशंस पर काटते हैं। सर मेरा कमेंट नहीं देखे आपका कमेंट भी देख रहे हैं अनुराधा जी। काइटिनेज, फंगल सेल वॉल वाला, ठीक बात है, देख रहे हैं भैया, सबका देख रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, सबका कमेंट देखा जा रहा है। ये अपनी रेस्ट्रिक्शन की कहानी थी कि न्यूक्लियेजेस जो हैं, एंडोन्यूक्लियेजेस और एक्सोन्यूक्लियेजेस, दो चीजें इसमें आपको बताया मैं सर। ये हमारे एनसीईआरटी के बाहर लेके जा रहे हैं महबूब जी। हमको एनसीईआरटी भी तो पकड़नी है भैया, सरकारी पुस्तिका, सिलेबस का देखना है महबूब जी। बाकी ज्ञान तो अथाह है, तो सागर, ज्ञान का मतलब सागर, समुद्र है, आप खोजिए, लेकिन अपने सिलेबस पर स्टिक रहना है, काम की चीज़ें ही पढ़नी है सिर्फ। ठीक बात है। लेबिएज मेरे ध्यान में तो नहीं है, आ रहा है। 5 को ही पढ़ते हैं मेन हम लोग, जो है 5 को ही मेन पढ़ते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को एक तोड़ना होता है अपने को, फंगस दिख जाते हैं तो फंगल सेल वॉल को तोड़ना होता है, प्लांट सेल वॉल में तोड़ते हैं, और एनिमल में लेकर के जाते हैं। तो 4 ही अपने काम के हैं, 4 से एसोसिएटेड 6 एंजाइम ही अपने को पढ़ने हैं। तो इसको मत पढ़िए, ये मैंने देखा है, ये मेरे समझ का नहीं है, इसको देखना पड़ेगा मुझे, मैं इसके बारे में सुना नहीं हूँ अनुराधा जी। ठीक है, सिलेबस में काम का नहीं है तो फिर क्यों पढ़ा जाए, कहीं नहीं पूछेंगे।
और अगर ऐसे जो रहते हैं जो परेशान करने वाले, तो वो प्रैक्टिस के माध्यम से क्लियर हो जाते हैं। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसी चीज़ों को चुन करके क्वेश्चंस में लेकर के आते हैं कि कहीं दिख जाता है कोई, जैसे लेबिएज आप कह रहे हैं, ये कहीं मुझे सवाल में दिखेगा तो मैं प्रैक्टिस में डाल दूंगा कि हाँ ठीक है, थ्योरी में जितना पढ़ाया था वो ठीक है, बाकी यहाँ प्रैक्टिस हो गई, तो इससे प्रैक्टिस कर लिए तो वो पूरी चीज़ कंप्लीट हो गई कि जितनी चीज़ें हमारे काम की थी हमने पढ़ लिया सर। ठीक बात है अनुराधा जी। अनुराधा जी का एक सवाल था जिस पर मेरा भी थोड़ा सा मुझे लगा कि इस चीज़ को इन्होंने पूछा है, तो पहले मैं सिलेबस से चल के ही रह रहा था तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ये बताऊं कि नहीं बताऊं, पर ठीक है इन्होंने पूछा है तो इसको बताते हैं। लेबिएज, लेबिएज क्या है सर? ये एक लाइटिक एंजाइम होता है, ये भी एक लाइटिक एंजाइम है। और ये किसकी लाइसिस करता है? ये किसकी लाइसिस करता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की लाइसिस करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की लाइसिस करता है। ग्राम पॉजिटिव मुझे जितने याद आ रहे हैं उसमें एक एरोकोकस है, एरोकोकस है। एक आपका बहुत प्यारा सा है जो सभी को याद रहता है, दूध वाला अपना लैक्टोबैसिलस, एक अपना लैक्टोबैसिलस भी है सर जी। तो ये एक चीज़ पूछी थी, बाहर का था थोड़ा सा। यही करना था। मैं थोड़ा सा बच रहा था कि निकल लिया जाए, अपने काम का नहीं है, पर ठीक है आपकी जिज्ञासा है, आपने पूछी तो अच्छी बात है। ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए। सीखते सीखते एक चीज़ ये देखिए और आप जोड़ सकते हैं उसमें कि ये भी लाइटिक एंजाइम है। मुझे ध्यान शुरू में नहीं आ रहा था, फिर मैं थोड़ा सा बच रहा था कि ठीक है क्या है, पर जो है मुझे लगा कि नहीं आप चर्चा की हैं तो आपको बताना चाहिए, डाउट में किसी को नहीं रहना है। तो ये भी एक लाइटिक एंजाइम है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लाइसिस करता है। इसके दो एग्जाम्पल ग्राम पॉजिटिव के मैंने दे दिए आपको। एक और ग्राम पॉजिटिव का अगर आप एग्जाम्पल बता दें मुझे तो मज़ा आ जाए। स्ट्रेप्टोकॉकस भी है शायद, स्ट्रेप्टोकॉकस भी ग्राम पॉजिटिव ही है। स्ट्रेप्टो भैया सर गलत क्यों लिखते हो? स्ट्रेप्टोकॉकस भी अपना ग्राम पॉजिटिव ही है। ठीक बात है। प्रीमियर लगा हुआ है मंडे से 9 AM का, वो पुराना वाला ही है जो इस पर चला है। पहले इकोलॉजी चल चुकी है, वो उसी का CUET पर प्रीमियर लगा है। ठीक है, तो अगर इस पर नहीं पढ़ पाए हैं तो उस पर पढ़ लीजिएगा, बाकी वही चीज़ है। आगे बढ़े भैया। ये एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई, ये एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई जिज्ञासा में ही, मुझे लगा अच्छा तो मैंने भी आपको इसकी चर्चा कर दी। ठीक बात है, यहाँ तक की कहानी हो गई थी। इसके आगे बढ़ते हैं सर। ठीक बात है, इसके आगे बढ़ा जाए सर। इसके आगे से बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ अपने को क्या लिखनी है कि अब जो है इसका जो एग्जाम्पल है एंडोन्यूक्लियेसिस का, एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है जिसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस कहते हैं। इसमें जो है इसी को आगे लेकर के चलेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस को लिखें, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस को RE भी कहते हैं,
RE भी कहते हैं, RE कहते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। सीजर की स्पेलिंग क्या होती है प्रतीक सर? प्रतीक सर, सीजर की स्पेलिंग क्या होती है? मैं भूल जाता हूँ। ठीक बात है। ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दूसरी चीज इसमें लिखें, इट इज द मोस्ट important tool of biotechnology। इसका काम क्या होता है? RE cuts the phosphodiester बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में आप लोग को बताया हूं, चर्चा हुई है। ये क्या होती है सर? शुगर फास्फेट बैकबोन होती है। शुगर फास्फेट की जो बैकबोन है DNA की, उसी की चर्चा चल रही। ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ DNA। इसके बाद सर एक लाइन आप लोग लिखें और, कट DNA by the process of hydrolysis, by the process of जैविक कैंची। बिल्कुल सही बात है, इसको जैविक कैंची भी कहते हैं। लिख दूं क्या मैं भी? जैविक कैंची। कैंची की स्पेलिंग क्या लिखी है आरजू जी? वही मैं भी लिखूंगा। ठीक बात है, कह सकते हैं भैया। ये जो RE होता है, कट्स द DNA एट स्पेसिफिक साइट्स, जिसको हम लोग रिकॉग्निशन साइट्स या रेस्ट्रिक्शन साइट भी कहते हैं। रिकॉग्निशन या रेस्ट्रिक्शन साइट भी कहते हैं। वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, अभी लिखेंगे उसके बारे में। महबूब जी देखिए बता रहे हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है वो। ऐड बहुत दिमाग खराब करता है ना, ऐड बंद करवा दें क्या सर?
ऐड बंद करवा दें क्या सर? अच्छा, मैं ये सर कहता हूँ ना, ये जो सर सर बीच में कहता हूँ ना, ये मालूम है अपने आप को संबोधन करता हूँ, क्योंकि आप बैठे हैं नहीं, आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो बिना सर सुने मजा नहीं आता। तो मुझे लगता है मैं ही सर बोल दूँ कि सर ये बात कैसे, तो मुझे फील होता है कि बच्चे बोल रहे हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। इसके आगे लिखें, इसके आगे लिखें, फिर इकट्ठे ही समझाऊंगा। इसके आगे थोड़ा सा पॉइंट और है, लिखें। सबसे पहली चीज जो महबूब जी बता रहे थे उसको लिखें कि रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैव, रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैव 468 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, 468 न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर्स सीक्वेंसेस, और ये सीक्वेंसेस कैसी होती हैं? पैलिंड्रोमिक होती हैं। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती हैं। इसको एक एग्जांपल से थोड़ा सा और समझें कि पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मतलब क्या होता है सर? कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स सिमिलर फ्रॉम बोथ एंड्स, सिमिलर फ्रॉम बोथ एंड्स, जैसे कि 5 GA, घटक का आप लोग नाम सुने होंगे, GAATTC, 3 तो इधर क्या होगा सर? 3-CTTAAG, 5 ऐसी सीक्वेंसेस जहां रहती है वहीं पर कट करते हैं क्या? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। जितने ऐड उतना मनी, जितने ऐड उतना मनी, वाह, ये बात वर्ड ऑफ द डे कही गई है। इसको इसमें आज पूरे लेक्चर की आकांक्षा जी की बात जो है, इस बात को बात ऑफ द डे कहा जाए। और इसका गिफ्ट मैं दूंगा, इसका मैं गिफ्ट दूंगा, ये जो बात कही गई है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई इसको सुन करके कि ऐड और बहुत आते रहते हैं। मेरा भी मन, जब भी मैं लेक्चर देखता रहता हूँ या कुछ देखता हूँ ऐड आता है यूट्यूब पे, तो मैं भी बहुत चिढ़ता हूँ कि बताओ पैसा कमा रहे हैं। तो ये ऐड आते हैं, अपने बस के ही नहीं है। पर इसके लिए आज चलिए आपको 3 और लाइटिक एंजाइम बताऊंगा। ठीक है, एनसीईआरटी के थोड़ा सा और बाहर लेकर जाएंगे। 3 और लाइटिक एंजाइम जो इतना ऐड आ रहा है उसके लिए एक्स्ट्रा बताए जाएंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देख ली गई। 3 लाइटिक एंजाइम एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको। लाइसोस्टाफिन बताऊंगा, लिखें।
ठीक बात है। हम्म, हो गया। क्या बात कर रहे थे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहे थे। मैं बोला कि इसको मॉलिक्यूलर सीजर्स या जैविक कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है किसका? बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टूल अगर आपसे पूछेगा तो आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही बताएंगे। ये क्या करता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होते हैं, आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बताया था, जो दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ रहे थे, वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स थे। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड शुगर फॉस्फेट बैकबोन की जो होती, पीछे लगी हुई होती इनकी बैकबोन वाली, ठीक बात है, उसको तोड़ने में इस्तेमाल में लिया जाता है, उसको तोड़ा जाता है सर। इसके बाद ये कट करता है, प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, जिससे डीएनए को कट करता है, उस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, तो आप क्या बोलेंगे? हाइड्रोलाइसिस। इसके बाद में स्पेसिफिक साइट्स पर काटेगा सर, जिसको रिकॉग्निशन साइट कहते हैं या फिर इसको रेस्ट्रिक्शन साइट्स कहते हैं। ये जो रिकॉग्निशन रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, इनके पास 4, 6, 8 न्यूक्लियोटाइड का पेयर, ये बेस पेयर सीक्वेंस होता है, जिसको पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी कहते हैं। ये जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, ये सिमिलर होती है बोथ एंड से, GAATTC, ऐसे उल्टा सीधा एक समान, उल्टा सीधा एक समान। यहां से पढ़ूं CTTAAG, वही चीज है, जी का सी आएगा, ए का टी आएगा, ए का टी आएगा, टी का ए आएगा, टी का ए आएगा, सी का जी आएगा। ऐसी जो रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होती हैं, ऐसी सीक्वेंसेस पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है सर। ठीक बात है। इसके आगे की कहानी अपन अगले लेक्चर में करेंगे, पर कुछ लाइटिक एंजाइम, क्योंकि ऐड आ रहा था तो कुछ चीज़ें और मदद कर दी जाएं कि कहीं भी एग्जाम हो, कहीं तक का भी एग्जाम हो सर, देख लिया जाए। बैक्टीरिया में ही लाइटिक एंजाइम में और लिख लें, लाइटिक एंजाइम्स में, हालांकि काम का नहीं है पर फिर भी कहीं दिख जाए तो कहीं सवाल ओल में आता है, प्रैक्टिस वक्टिस में किसी दिख गया तो ये मत कहिएगा कि प्रतीक सर आप बताए नहीं, हम प्रैक्टिस में देखे थे इसको, आप पढ़ाए नहीं। तो प्रैक्टिस में ऐसे दिखेंगे। एक आपको प्रैक्टिस में दिखेगा, एक तो आप जान गए हैं लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम किसका? बैक्टीरिया का। ये मैंने बताया भी आपको कि ये क्या करेगा? बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ेगा सर, बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा। ठीक बात है। लाइसोजाइम कहीं कहीं पर बैक्टीरिया रेजिस्ट कर जाता है। अब बैक्टीरिया बहुत कमाल के होते हैं, ये एंटीबायोटिक को भी रेजिस्ट करना सीख
आ गई आ गई आ गई, आवाज आ गई क्या? अरे भैया, भैया, आवाज आ गई क्या? आवाज आ गई क्या? आवाज आ गई क्या? मेरी आवाज लौट आई है, मेरी आवाज लौट आई है सर। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। मेरी आवाज ही पहचान है। मेरी आवाज ही पहचान है। बड़ा बढ़िया गाना है ये भी। ठीक बात है सर। ये बैक्टीरिया के अंदर एक कलाकारी होती है, बहुत जल्दी जल्दी रेजिस्टेंस हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी रेजिस्टेंट हो जाता है किसी भी चीज़ से। एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाएगा, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाएगा, ये एंजाइम से रेजिस्टेंट हो जाएगा, किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी रेजिस्टेंट हो जाता है। लाइसोजाइम लाइटिक एंजाइम है जो बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ता है, पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इससे रेजिस्टेंट हो जाते हैं। जो इनसे रेजिस्टेंट हो जाते हैं इनके ऊपर एक और लाइटिक एंजाइम डालते हैं जिनका नाम होता है एक्रोमो पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज ये उन बैक्टीरिया के लिए हैं जो लाइसोजाइम रेजिस्टेंट हो गए हैं। ये उन बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल में लेते हैं डाइजेस्ट करवाने के लिए। ठीक बात है। हिंदी में क्या लिखा है? बैक्टीरिया के अंदर कलाकारी वाला कला होती है। कला माने आठ होती है जिससे रेजिस्ट करना बहुत जल्दी सीख लेता है। ये पा लेता है लिखा है, PA है, पा लेता है। ठीक बात है, ठीक बात है। तो भैया इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव में एक तो लेबिएस बता दिया गया कि लेबिएस जो है ये ग्राम पॉजिटिव के लिए है। कुछ ग्राम पॉजिटिव के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर ये नहीं दिखेगा आपको, ये नहीं दिखा आपको, तो आप परेशान मत होइएगा। म्यूटोनोलाइसिन मार के आइएगा। आप क्या मार के आएंगे? आप क्या मार के आएंगे? ये लेबिएस ग्राम पॉजिटिव में रेजिस्ट करेगा तो आप क्या मार के आएंगे? ठीक बात है। इसके बाद ये लेबिएस वाली कहानी बता दी गई कि ये जो है ये दोनों नहीं करेंगे, और ग्राम पॉजिटिव स्पेसिफाई करके बैक्टीरिया में पूछ लिया तो लेबिएस कर लेंगे। इसके बाद कुछ और होते हैं। एक आपका होता है सर लाइटिक एंजाइम जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये होता है लाइसोस्टेफिन। यहाँ पर जो आया नहीं था ग्राम पॉजिटिव में ही, लाइसोस्टेफिन। ये लाइसोस्टेफिन भी है, लाइसोस्टेफिन। ये लाइसोस्टेफिन जब लेबिएस काम नहीं करता है ग्राम पॉजिटिव के अंदर तो इसको डालते हैं सर। ठीक बात है। ठीक बात है, ठीक बात है। एक ये हो गया सर। इसके बाद ईस्ट बहुत दिखता है हमको, कि ईस्ट की भी बता दी जाए। ईस्ट की भी लाइसिस करते हैं ना, ईस्ट भी तो लेंगे, YAC आएगा, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ईस्ट की लाइसिस में क्या लिखते हैं? लाइटिकेस लिखते हैं, लाइटिकेस। ये लाइटिकेस का इस्तेमाल, लिटिकेस कहते हैं इसको कई केस में, लाइटिकेस कह सकते हैं, लिटिकेस कह सकते हैं। कई केस में ये क्या किया जाता है सर? ये क्या किया जाता है? इससे ईस्ट की सेल लाइसिस करवाते हैं। इसके बाद में एक और लाइसिन एंजाइम है जो कई जगह पर दिखेगा आपको, म्यूटानोलाइसिन। ये कई जगह पर दिखेगा। ये माइल्ड है या जेंटल लाइटिक एंजाइम है, लाइटिक एंजाइम जिसको काम में लेते हैं डीएनए के आइसोलेशन में, डीएनए आइसोलेशन में। ठीक बात है। तो ये भैया ये क्या है? ये ऐड के तरफ से था, ऐड आया बार बार,
इसलिए एक चीज़ आपको ये बता दी कि लाइटिक एंजाइम में ही जितना पढ़ें थोड़ा सा और पढ़ लें। एक लाइसोजाइम बैक्टीरियल के लिए पढ़ते हैं, कभी कभी बैक्टीरिया रेजिस्ट कर जाती है तो इसमें एक्रोमोपेप्टाइडेज डाल देते हैं। इसके बाद लेबिएज है, लेबिएज काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो लाइसोस्टेफिन डाल देते हैं ग्राम पॉजिटिव के केस में। इसके बाद सर ईस्ट में लाइसिस करवानी है तो लिटिकेस एंजाइम होता है, लिटिकेस एंजाइम से कर लेते हैं। इसके बाद में सर एक म्यूटेनोलाइसिन है, ये माइल्ड या जेंटल लाइटिक एंजाइम है जो डीएनए आइसोलेशन में काम लिया जाता है। ठीक बात है, ठीक बात है, क्या क्या बात ठीक है? यहाँ YAC की चर्चा आएगी तो आप तब न पूछें कि ईस्ट में कौन सा लाइटिक होगा, तो पहले से ही बता दिया आपको। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए भैया। बिरहा, बिरहा और कौन लिख रहा है भैया? ये सब क्या कर रहे हो? हो गया ये? अनुराधा जी हो गया क्या? अनुराधा जी, ये देखिए अनुराधा जी सवाल पूछी थी, अनुराधा जी ने छेड़ी, विषय को छेड़ा और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। इसीलिए कहता हूँ कि बात नहीं निकालनी चाहिए कभी कभी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अनुराधा जी से बात निकली लेबियस की, उसके बाद इतनी बातें और आ गई, ये इतनी बातें और आ गई सर, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। और सर भी आपके पढ़े हैं बायोटेक में, खिलाड़ी आदमी हैं हम भी। ठीक बात है, ठीक बात है, क्या हो गया भैया? लिख लिए, ये एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं, काम का ही है, आपके काम का है, इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक ही है। तो पूछ ले क्वेश्चन में, क्वेश्चंस में जनरली पूछेंगे तो आप तैयार रहिए, हर तरीके से तैयार रहिए। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, इतनी दूर तलक गई है बात। ठीक बात है। एक लक्ष्य है, लक्ष्य ये है कि जो टारगेट सेट किए हैं आप, उसको आपको पाना है, और मैं आपके साथ में लग करके उस टारगेट को पवा रहा हूं कि आप लीजिए उस टारगेट को, कैसे भी उसमें जो भी कमियां हैं उसको पूरा करिए, लेकिन टारगेट अचीव करिए। बस एक ही टारगेट है, फिर जो पूछेगा उसको बताया जाएगा, जैसा सवाल एग्जामिनर पूछेगा वैसा सवाल लगवाया जाएगा, पर ले करके पूरी कहानी जाई जाएगी। कहीं बीच में छोड़ने वाला हिसाब टीचर्स एकेडमी का नहीं है। ठीक बात है, टीचर्स एकेडमी ऐसे ही सर्वाधिक सिलेक्शन नहीं देती है शिक्षक भर्तियों में, कुछ बात तो होगी, हमारी ट्रेनिंग की जाती है भैया। ठीक बात है। ललिता जी आप कहीं चली गई थी क्या? क्लास बिल्कुल अभी तक चल रही है, हमने छोड़ा ही नहीं अभी। ठीक बात है, ये चीज लिख लिए हैं आप लोग, यहां तक से, ये तो एक्स्ट्रा था, इसको ठीक है, बात हो गई अपनी, यहां तक अपना सिलेबस का चला था, इसके आगे जो है ले करके जाएंगे अगले लेक्चर में, आज यहीं तक रखेंगे कहानी। परसों क्लास होगी, मंडे को होती नहीं, ट्यूसडे से सैटरडे क्लास होती है, तो फिर अगले दिन मिलेंगे। ठीक है, सेशन लाइक किया करिए जरूर, सेशन में कमेंट किया करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके काम की बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी जो आपकी तैयारी को और बेहतर कर देंगी। ठीक बात है, ठीक बात है, सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक बात है, आज का सेशन एंड किया जाए भैया। मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, टारगेट के प्रति लगे रहिए, एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है, मेहनत का फल जरूर मिलता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।